नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोग के लिए जीके का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न देखिए, मैं थोड़ा सा आप लोगों को टाइम दूंगा ताकि आप लोग भी अपने मन में आंसर कर सके। तो पहला प्रश्न है, रंजीत सिंह किस सिख मिसल से संबंध रखते थे? आपके पास चार ऑप्शन है: कन्हैया, लुवालिया, शुकर कचिया और गिल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों शुकर कचिया। क्या होगा? शुकर कचिया। अब रंजीत सिंह के संबंधित कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट प्रश्न जान लेते हैं। देखिए, रंजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को 13 नवंबर 1780 को पंजाब के गुजरावाल में हुआ था। पंजाब के गुजरावाल में हुआ था दोस्तों, जो अब पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, वे पंजाब के सिख साम्राज्य के संस्थापक थे। वे पंजाब के, देखिए मैं उतना लिख नहीं सकता हूं और लिखूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। मैं बोल रहा हूं, उसको सुनिएगा। वे पंजाब के सिख साम्राज्य के संस्थापक थे। पंजाब के सिख साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो रंजीत सिंह थे। ठीक है, रंजीत सिंह को पंजाब का शेर भी कहा जाता था। रंजीत सिंह को पंजाब का शेर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पंजाब का शेर कहा जाता था दोस्तों। नेक्स्ट है, वे क्या है 10 साल की उम्र में अपने पिता के साथ युद्ध लड़े थे। रंजीत सिंह जो थे सो 10 साल की उम्र में अपने पिता के साथ युद्ध लड़े थे दोस्तों। 12 साल की उम्र में वे राजगद्दी पर बैठे थे। कितना? 12 साल की उम्र पे में वो राजगद्दी पे बैठे थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखिए क्या बोल रहा है। कौन सा अंतिम सम्राट मयूर सिंहासन पर बैठा था? मयूर सिंहासन पर अंतिम कौन सा सम्राट था जिसने बैठा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मोहम्मद शाह। क्या होगा दोस्तों? तो मोहम्मद शाह। चलिए थोड़ा सा आप लोग भी अपने मन में आंसर करने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। तो आपसे क्वेश्चन था, पूछा गया कि कौन सा अंतिम सम्राट मयूर सिंहासन पर बैठा था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद शाह। अब मयूर सिंहासन से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न बता दे रहा हूं। ठीक है, तो मयूर सिंहासन को मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने बनवाया था दोस्तों। मयूर सिंहासन को किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने बनवाया था। यह 17वीं शताब्दी में बनाया गया था। कब? 17वीं शताब्दी में बनाया गया था। इसे बनाने में सोने और जवाहरातों का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, सोने और जवाहरात का इस्तेमाल किया गया था। इसमें हीरा मोती जड़ा हुआ था दोस्तों। ठीक है, इसीलिए ये बहुत ही महंगा था। ठीक है, अरे इस सिंहासन को बनाने में 12 स्तंभों, 12 मतलब जो जैसे कुर्सी में 4 ये होता है। ठीक है, 4 ये खंभा होता है, उस पर खड़ा होता है। कुर्सी जो है जो 4 खंभे पे खड़ा होता है, उसी तरह इसमें दोस्तों क्या है कि 12 स्तंभ था। जब मयूर सिंहासन बनाया गया था तो इसमें 12 खंभा पर यह खड़ा था। ठीक है, अब सोच लीजिए कि कितना लंबा चौड़ा होगा। सिंहासन के पीछे 2 मोर का चित्र था। आपसे पूछ देगा कि मयूर सिंहासन के पीछे कितना, अगर इतना तो डिटेल नहीं पूछेगा लेकिन फिर भी जान लीजिए कि सिंहासन के पीछे 2 मोर का चित्र था। ठीक है, मयूर सिंहासन को तख्त ए तौस भी कहा जाता है। मयूर सिंहासन को क्या कहा जाता है? तो तख्त ए तौस कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? मयूर सिंहासन को तख्त ए तौस भी कहा जाता है। ठीक है, इसको सबसे पहले आगरे के किले में रखा गया था। कहाँ? आगरे के किले में रखा गया था। बाद में इसे दिल्ली के लाल किले में जाकर के रखा गया। कहाँ रखा गया? दिल्ली के लाल किले में रखा गया। ठीक है, लेकिन क्या हुआ 1739 ईस्वी में, कितना 1739 ईस्वी में 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने भारत पर हमला किया। क्या किया? नादिर शाह ने भारत पर हमला किया और इस सिंहासन को अपने साथ ले गया दोस्तों। नादिर शाह ने 1739 में भारत पर हमला किया और इसको अपने साथ ले गया। ठीक है, तो यहां आपका प्रश्न था कि कौन अंतिम सम्राट मयूर सिंहासन पर बैठा था? तो मोहम्मद शाह था। कौन था? मोहम्मद शाह।
चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, तीसरा नंबर, 1857 की क्रांति कहाँ हुई थी? तो आप लोग सभी कोई जानते होंगे, ये मेरठ में हुई थी। कहाँ हुई थी दोस्तों? मेरठ में। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि डेट पूछ देता है कि 1857 की क्रांति कब हुई थी, किस डेट में हुई थी, आपसे डेट पूछ दिया जाएगा दोस्तों। तो ये जो है सो हुई थी 10 मई, ठीक है, 10 मई 1857 को। और कहाँ से शुरू हुई थी? मेरठ से। और किस कारण तो शुरू हुई थी, सभी को जानते होंगे कि जो कारतूस दिया जाता था चलाने के लिए, तो उसमें सुअर, ठीक है, सुअर और गाय का चर्बी मिला हुआ रहता था, ठीक है, गाय का चर्बी मिला हुआ था, जिसके कारण, ठीक है, ये 1857 की शुरू मेरठ से हुई, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम दोनों थे, ठीक है, बैरक में हिंदू मुस्लिम दोनों थे। अब दोनों को, अब इस तरह का अगर चीज दिया जाएगा और उसको दांत से तोड़ना पड़ता था, ठीक है, कारतूस को दांत से तोड़ना पड़ता था, उसके बाद चलाया जाता था। तो जिसके कारण क्या है कि 1857 की क्रांति, ये 10 मई 1857 की क्रांति मेरठ से शुरू हुई है, 10 मई 1857 में शुरू हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट है, और 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम क्या बोला गया था? भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बोला गया था दोस्तों। क्या बोला गया था? तो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बोला गया था, ठीक है। और इसका जो है प्रतीक, प्रतीक क्या था? कमल और रोटी था। क्या था? प्रतीक क्या था दोस्तों? कमल और रोटी। 1857 का प्रतीक क्या था? कमल प्लस रोटी, कमल और रोटी था। क्या था? कमल और रोटी था। और अगर कभी कभी पूछ देता कि 1857 के समय, जिस समय ये विद्रोह हुआ था, उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? कैनिंग था दोस्तों। ये कौन था? तो कैनिंग था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, अवध का अंतिम नवाब कौन था? सॉरी, एक मिनट, चौथा नंबर प्रश्न। प्रश्न है दोस्तों, पहली टेलीग्राफ लाइन लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1853 में किसके बीच शुरू की गई थी? तो यह है बंबई और थाने, कलकत्ता और मद्रास, बंबई और आगरा, कलकत्ता और आगरा। एक बार अपने आप भी एक बार कमेंट कर दीजिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कलकत्ता और आगरा के बीच। पहली टेलीग्राफ लाइन लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1853 में किसके बीच शुरू की गई थी? कलकत्ता और आगरा के बीच की गई थी दोस्तों, ठीक है। तो क्या है कि डलहौजी जो है भारत में बहुत सारा सुधार किया था। रेलवे प्रणाली की स्थापना की थी 1853 में, आप लोग सभी जानते हैं, ठीक है। टेलीग्राफ का विस्तार किया, डाक प्रणाली में सुधार किया, सिंचाई व्यवस्था किया, सैनिक में सुधार किया, ठीक है, शिक्षा संबंधी सुधार किया। ये जो है लॉर्ड डलहौजी दोस्तों भारत में रेलवे का जनक कहा जाता है। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। क्या माना जाता है? पूछ देगा कि रेलवे के जनक किसे कहते हैं, तो लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। हड़प नीति, हड़प नीति, ठीक है, हड़प नीति लागू करने वाला भारत में कौन था? ये लॉर्ड डलहौजी ही था दोस्तों। कौन था? लॉर्ड डलहौजी था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों इसका पीडीएफ मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पे, आप लोग वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा और प्रैक्टिस कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों पांचवा प्रश्न, अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो वाजिद अली शाह खान थे। कौन थे? वाजिद अली खान थे, ठीक है। वाजिद अली शाह लिखा जाता है, यहाँ पर खान दे दिया है, ठीक है, वाजिद अली शाह, ठीक है। नेक्स्ट है छठा नंबर प्रश्न दोस्तों, हैदराबाद के निजाम के राजवंश का क्या नाम था? तो इसके राजवंश का नाम था आसफ शाही। क्या नाम था? हैदराबाद के निजाम के राजवंश का क्या नाम था? तो आसफ शाही था। नेक्स्ट है दोस्तों
प्रसिद्ध उत्तर मेरूर शिलालेख किसके शासनकाल से संबंधित था? थोड़ा अगर आप लोग भी जानते होंगे तो आंसर देने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। तो सही आंसर हो जाएगा प्रांतक वन। क्या होगा? प्रांतक वन होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी लड़ाई के फलस्वरूप हुमायूं भारत के शेरशाह द्वारा निर्वासित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिलग्राम की लड़ाई। क्या होगा दोस्तों? तो बिलग्राम की लड़ाई होगा। पूरा डिटेल बताना थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है दोस्तों, ठीक है, लेकिन अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो मैं पूरा डिटेल ही बताऊंगा आप लोगों को। नेक्स्ट है, गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था? देखिए आपके पास चार ऑप्शन दोस्तों, अमृतसर, लाहौर, गुरुदासपुर, तलवंडी। क्या था? आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था दोस्तों? तो तलवंडी था। क्या था? तलवंडी था। नेक्स्ट प्रश्न है, पुरंदर की संधि शिवाजी ने कब और किसके साथ की? पुरंदर की संधि शिवाजी ने कब और किसके साथ की? तो 1665 में राजा जयसिंह के साथ किए थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में कौन सा प्रदेश यूरोपियनों को उत्तम कोटि का नमक और अफीम उपलब्ध कराता था? भारत में कौन सा प्रदेश यूरोपियनों को उत्तम कोटि का नमक और अफीम उपलब्ध कराता था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिहार। क्या था? बिहार था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में विद्वानों के समूह ने महाभारत का संस्कृत से पार्सियन में अनुवाद किया। इस पार्सियन अनुवाद को क्या कहा गया? इस पार्सियन अनुवाद को क्या कहा गया? तो रज्जानामा बोला गया है। क्या बोला गया? रज्जानामा बोला गया है। देखिए थोड़ा धुंधला यहाँ पे, रज्जानामा बोला गया दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो मेहरूर निसा था। क्या था? मेहरूर निसा था दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, गोलकुंडा के राजा कहलाते थे। तो गोलकुंडा का राजा क्या कहलाते थे? कुतुब शाही कहलाते थे। क्या कहलाते थे? कुतुब शाही। गोलकुंडा का राजा क्या कहलाते थे? कुतुब शाही कहलाते थे दोस्तों। नेक्स्ट है, उड़ीसा के गजपति राजवंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कपिलेंद्र। क्या? कपिलेंद्र। नेक्स्ट है, कश्मीर का जैनुल आबिदीन जो अपनी कला और साहित्य की संरचना के लिए प्रसिद्ध था, किस राजवंश से संबंधित था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सहमीर। क्या होगा? सहमीर। नेक्स्ट है, इनमें से कौन से बहमनी सुल्तान ने अपनी राजधानी गुलबर्ग से बीदर स्थानांतरित किया? कहां स्थानांतरित किया? बीदर। तो ये अहमद शाह वली थे, अहमद शाह अब्दाली। नेक्स्ट है, मध्यकालीन मंदिरों में सबसे लंबा कौन सा मंदिर है? मध्यकालीन मंदिरों में सबसे लंबा कौन सा मंदिर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर। कौन सा हो जाएगा? तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राष्ट्रकूट राजा ने एलोरा में शिव का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर बनवाया? एलोरा में, देखिए राष्ट्रकूट भी है यहाँ पे, इसको ध्यान दीजिएगा, पूछ देगा कि एलोरा में कैलाश मंदिर किस वंश के शासक ने बनाया था? तो राष्ट्रकूट आंसर कीजिएगा। क्या कीजिएगा? राष्ट्रकूट। लेकिन यहाँ पूछ दे रहा है किस राष्ट्रकूट राजा ने एलोरा में शिव का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर बनवाया था? तो किसने बनवाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्ण। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? तो सही आंसर हो जाएगा मनुस्मृति। कौन सी है? तो मनुस्मृति। सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? तो मनुस्मृति है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा जैन दर्शन से संबंध नहीं रखता है? स्यादवाद है, न्यायवाद है, थेरवाद है, अनेकतावाद है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यायवाद। क्या होगा? ये
जैन दर्शन से संबंध नहीं रखता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किसने सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमि उपहार की रीति शुरू की? ब्राह्मणों को भूमि उपहार के रूप में देने की रीति शुरुआत की। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा सातवाहनों ने। सातवाहनों ने ब्राह्मणों को भूमि उपहार में देने की रीति शुरुआत की। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी किए? तो सही आंसर इसका हो जाएगा कुषाण शासकों ने। ठीक है, आपको पूछ देगा कनिष्क किस वंश का था? तो कुषाण वंश का था। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा पल्लव राजा शंकराचार्य का समकालीन था? कौन सा पल्लव राजा शंकराचार्य का समकालीन था? तो दंती वर्मन थे। कौन थे? दंती वर्मन थे दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, बादामी के चालुक्य का संस्थापक कौन था? बादामी के चालुक्य का संस्थापक कौन था? तो पुलकेशिन प्रथम थे। कौन थे? पुलकेशिन प्रथम। नेक्स्ट है, किस चीनी बौद्ध यात्री ने हर्ष के साम्राज्य का दौरा किया था? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा हेनसांग। देखिए, हर्ष है यहाँ पे, हा से हर्षवर्धन और हा से हेनसांग। तो हर्षवर्धन के समय कौन आया था? हेनसांग आया था। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस गुप्त राजा ने अपने शासन के अंतिम काल में बौद्ध धर्म को गले लगाया और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? देखिए, दो प्रश्न एक साथ है, इसका सही आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त वन। तो यह नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमारगुप्त वन ने की थी। किसने की थी? कुमारगुप्त वन ने की थी दोस्तों। और यहां बोल रहा है अपने शासन के अंतिम काल में बौद्ध धर्म को गले लगाया। तो शासन के अंतिम समय में वो बौद्ध धर्म अपना लिए थे और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन से गुप्त सम्राट अपने सिक्कों पर बांसुरी या वीणा बजाते हुए प्रस्तुत किया गया है? देखिए, ये प्रश्न मैं कितना बार बताया, बहुत बार बताया दोस्तों। कौन से गुप्त सम्राट अपने सिक्कों पर बांसुरी या वीणा बजाते हुए प्रस्तुत किए गए हैं? ये समुद्रगुप्त है। कौन है? तो समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का जो है सो सिक्के पर जो है सो बांसुरी या वीणा बजाते हुए, बांसुरी नहीं देता है लेकिन वीणा बजाते हुए देता है। वीणा बजाते हुए चित्रांकित करवाया तो समुद्रगुप्त। चलिए नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा साहित्य द्रविड़ वेद के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा तिव्रम। कौन सा हो जाएगा? तो तिव्रम हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है, जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थंकर कौन थे? जब मैं बौद्ध और जैन पढ़ाया तो इसमें हम बताए थे दोस्तों। तो इसका प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव थे। ठीक है, और 24वें कौन थे? तो महावीर स्वामी। कौन थे? महावीर स्वामी। बस यही याद रखना है दोस्तों। ठीक है, प्रथम और अंतिम। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी प्रथम बौद्ध नन थी? ठीक है, इसमें कौन से प्रथम बौद्ध नन थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गौतमी। गौतमी प्रजापति उनकी कौन थी? तो मौसी थी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी तमिल भूमि की बाइबिल के नाम से जानी जाती है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा तिरुक्कुरल। एक मिनट दोस्तों, इसको थोड़ा सा देख लेता हूं। चलिए ठीक है दोस्तों, ये तिरुक्कुरल है। कौन सी तमिल भूमि के बाइबल के नाम से जानी जाती है? तो तिरुक्कुरल कहा जाता है, के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट है, संगम साहित्य की भाषा कौन थी? तो संगम साहित्य की भाषा कौन थी? तमिल थी। क्या थी? तमिल। संगम साहित्य की भाषा कौन थी? तो तमिल थी दोस्तों। नेक्स्ट है, सबसे पुरानी भारतीय दवा आयुर्वेद का उद्गम है? थोड़ा ऊपर करता हूं मैं। इसका सही आंसर हो जाएगा अर्थवेद। कौन? अर्थवेद। सामवेद में नाच गान है। ठीक है, नाच गान है। अजुर्वेद में यज्ञ से संबंधित है। ये जो है अजुर्वेद जो है सो यज्ञ से संबंधित है दोस्तों। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। नेक्स्ट है, पूरा वैदिक काल में कितने भगवान आर्यों द्वारा पूजित थे? कितने भगवान आर्यों द्वारा पूजित थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 33। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित
किस काल से संबंध रखती है? सिंधु सभ्यता जो है सो किस काल से संबंधित रखती है? तो सभी को जानते होंगे अर्ध ऐतिहासिक काल। कौन सा? अर्ध ऐतिहासिक काल से संबंधित रखती है। नेक्स्ट है दोस्तों, एपिग्राफी क्या है? एपिग्राफी क्या है? तो ये जो है शिलालेखों का अध्ययन है। क्या है? शिलालेखों का अध्ययन है। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? ये तो आप लोग सभी को आंसर दीजिएगा दोस्तों, कमेंट कर दें इसको कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा बड़ा धान्य घर। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले खेती कहाँ हुई थी? भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले खेती मेहरगढ़ में हुई थी। कहाँ हुई थी? मेहरगढ़ में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन किस वैदिक साहित्य का विश्वास है? तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो उपनिषद। क्या होगा? उपनिषद। अगला प्रश्न देखिए, किसके संरक्षण में संगम साहित्य की रचना की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पांड्य। क्या हो जाएगा? तो पांड्य हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है, हर्यक राजवंश का संस्थापक कौन था? हर्यक राजवंश का संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में प्रथम बार महायान बौद्ध ने आदर्श पूजा का अभ्यास आरंभ किया। उन्होंने कब ये अभ्यास प्रारंभ किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पहली शताब्दी में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा सबसे पुराना जैन ग्रंथ कहा जाता है? सबसे पुराना जैन ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो 14 पूर्व को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 14 पूर्व को सबसे पुराना जैन ग्रंथ कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, कब और किसके द्वारा अशोक के शिलालेख गूढ़ अक्षरों को प्रथम बार पढ़ा गया? तो आप लोग सभी को जानते होंगे 1837 में जेम्स प्रिंसेप द्वारा पढ़ा गया था। अशोक के शिलालेखों को किसने पढ़ा था? तो 1837 में जेम्स प्रिंसेप द्वारा पढ़ा गया था। और इनका 14 शिलालेख था, जिसमें 13वां शिलालेख सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें कलिंग विजय क्या है? तो कलिंग विजय का वर्णन है। ठीक है, कलिंग विजय का वर्णन है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, किस बौद्ध सन्यासी के प्रभाव में आकर अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपगुप्त। और पूछ भी देगा कि अगर कि बौद्ध धर्म का, एक मिनट, क्या बोलो, किसी बौद्ध सन्यासी के प्रभाव में आकर अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना, तो उपगुप्त। और प्रथम गुरु भी कौन थे अशोक के? तो उपगुप्त। दीक्षा किससे ली थी? तो उपगुप्त से लिए थे। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा अपने देश के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया अशोक की राजधानी सारनाथ पिलर के धर्मचक्र में कितनी तीलियां हैं? तो ये सभी को जानते होंगे, ये 24 तीली है। कितना है? 24 तीली है। नेक्स्ट प्रश्न है, कब और किसने शक युग का प्रारंभ किया? तो 78 ईस्वी में किया गया था। शक संवत की शुरुआत कब की गई थी? तो 78 ईस्वी में की गई थी दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस चीनी राजा ने 220 ईसा पूर्व चीन की विशाल दीवार को बनवाया? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका सी नंबर, सी हुआंग टी ने। किसने? सी हुआंग टी ने। नेक्स्ट है, दक्षिणापथपति की पदवी पहले किसने ग्रहण की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्री सातकर्णी वन प्रथम। तो दोस्तों आज यहीं तक, और इसका पीडीएफ मैं आप लोग को डाल दूंगा टेलीग्राम पे, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दें। तो चलिए कल मिलते हैं। थैंक यू।